टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट 1 का जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक के लिए है और इसका ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 कराया था और आपको बताया था कि 75 जो प्रश्न हैं वो जनरल साइंस के थे, यानी कि जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य अध्ययन के थे। और इसका दूसरा जो पार्ट है जिसमें 75 प्रश्न और हैं वो डीएलएड विषय के हैं। तभी तक हम लोगों ने डीएलएड विषय का एक भी सेट नहीं देखा है, तो ये पहले सेट का ये डीएलएड विषय के प्रश्न होंगे और ये 75 उसमें प्रश्न हैं। लेकिन क्योंकि डिस्कशन के साथ करने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है और इस तरीके से इंटरनेट का भी इशू है और वीडियो अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो इसलिए इसमें हम मुश्किल से 45 या 40 प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि 75 प्रश्नों का जो सेट होगा एक प्रैक्टिस सेट में, उसको हम 2 वीडियो में देखेंगे। आपके लिए भी ज़्यादा उबाऊ नहीं होगा और आप आसानी से उसे देख सकते हैं और वीडियो अपलोड करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। रही बात की पीडीएफ अपलोड करने की, तो हालांकि हमने कहा था इसके पहले वाले वीडियो में कि हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, और जिसका उस टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप चाहें तो टेलीग्राम पे हमें सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी टीएमसी नॉलेज के नाम से ही टेलीग्राम पर ये हमारा चैनल है और वहाँ पे भी आप उसका पीडीएफ इसका आप ले सकते हैं। तो इसके बाद से हम कोशिश करेंगे कि सभी प्रैक्टिस सेट का जो भी वीडियो बने उसका हम पीडीएफ उसमें अपलोड कर देंगे। बाकी जो इसके पहले भी जो वीडियो बने हैं 3 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने देखा है, उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे। अभी थोड़ी सी व्यस्तता चल रही है, वैसे शादियों का मौसम चल रहा है और थोड़ा सा इधर इलेक्शन का ट्रेनिंग वगैरह भी है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं और इसे देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने शिक्षा के किस तंत्र का प्रतिपादन किया था। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं आप कि महात्मा गांधी ने किस तंत्र का प्रतिपादन किया था। ये शिक्षा के क्षेत्र में है और इसका सही जवाब है कि महात्मा गांधी ने गतिविधि के द्वारा शिक्षण का उन्होंने उसका समर्थन किया था और गतिविधि द्वारा शिक्षण का उन्होंने समर्थन किया था और उन्होंने ये तर्क भी दिया था और इस सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था। और महात्मा गांधी ने कहा था कि गतिविधि और कार्य का इस्तेमाल जो है कि शिक्षण में होना चाहिए, और ये क्या है कि बेसिक शिक्षा के महत्वपूर्ण तत्व हैं। गतिविधि के आधार पर हम जब शिक्षण करते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। तो इस तरीके से, और महात्मा गांधी ने इसके साथ साथ कहा था कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य को एकादश जो व्रत है यानी कि 11 व्रतों का उन्होंने भी जिक्र किया था, जिसमें है कि सत्य अहिंसा। तो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी का ये प्रमुख हथियार था, सत्य और अहिंसा। इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता का निवारण, उसके साथ साथ जो है कि विनम्रता, ये सभी बातों पर उन्होंने बल दिया था। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि गतिविधि द्वारा शिक्षण जो है इस तंत्र का उन्होंने प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य में शिक्षा में मूलभूत सुधार लाने हेतु कौन सी संस्थाएं या परिषद कार्यरत हैं। बिहार राज्य में शिक्षा में मूलभूत सुधार लाने के लिए अब जानते हैं कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसको हम SCERT कहते हैं, SCERT है स्टेट, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जिसे ये SCERT है, एक NCERT होता है जो नेशनल काउंसिल है। तो इस तरीके से इसमें बिहार राज्य शिक्षा परियोजना भी है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद है, बिहार विद्यालय परीक्षण बोर्ड है और बिहार राज्य मदरसा शिक्षण बोर्ड। ये सभी जो है कि बिहार में शिक्षा में मूलभूत सुधार लाने के लिए प्रमुख जो है कि संस्थाएं हैं। तो इस तरीके से इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, यानी कि एक से अधिक इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है कि कक्षा में, यानी कि जब हम क्लास का संचालन कर रहे होते हैं तो जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए उसमें कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं और इसमें देखिए, क्योंकि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता भी एक बहुत बड़ी समस्या कह सकते हैं कि जेंडर रूढ़िवादिता यानी कि लैंगिक जो भेदभाव हैं और जो हमारे समाज में रूढ़ियाँ जो प्रचलित हैं, जिसके आधार पर आज भी जो है कि लैंगिक असमानताओं पे या लैंगिक जो है कि भिन्नताएं देखी जाती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी हम चर्चा करें क्लास में, या ऐसे उस पर चर्चा होनी चाहिए जो रूढ़िवादिता को चुनौती दे। इस तरीके से ये सही जवाब है कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएँ जो रूढ़िवादिता को चुनौती है। यानी कि एक शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करनी चाहिए। गैर पारंपरिक का मतलब हुआ कि जो एक परंपरा हमारे जैसे चल रही है हमारे समाज में शुरू से ही, कि लड़के लड़कियों में जिस तरीके से भेदभाव किया जाता है,
हम क्लास में भी देखते हैं कि जैसे कि बच्चे एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, या अगर कभी आप किसी लड़के को किसी लड़की वाले लाइन में बैठा देते हैं, उसके साथ बैठा देते हैं, तो वहाँ पे वो असहज महसूस करता है। इसी तरह से लड़कियों के साथ भी ये कंडीशन होती हैं। तो ये सब हमारे समाज में जो रूढ़िवादिता फैली हुई है कि नहीं नहीं ये लड़की है, ये लड़का है, इस तरीके का ये बात नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के हम उदाहरण पेश करें और इस सब चीज़ों पर चूँकि चर्चा करेंगे तो ये चीज़ें बहुत हद तक दूर हो जाएंगी, क्योंकि समय बदल रहा है, तो उसी अनुरूप से बच्चों को भी हमें शिक्षित करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि विभिन्न जातीय समूहों के छात्रों वाली ये कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ये बताना है कि विभिन्न जातीय समूहों वाली एक ऐसा क्लास है जिसमें विभिन्न जाति समूह के बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके का चर्चा है या किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन देख सकते हैं, चूँकि ये सभी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जवाब भी मिलेगा। विभिन्न जातीय समूह के छात्रों वाली कक्षा में ये बातें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं कि उन चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना चाहिए जो विविधता के लिए स्वीकृति और सम्मान को जन्म देती हैं। यानी कि हमें वहाँ भी उस तरीके की चर्चा करनी चाहिए जो विविधता के लिए स्वीकृति, यानी कि जो भिन्नताएँ हैं, हमारे समाज में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जातीय समूह के लोग रहते हैं, एक साथ लेकर रहते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके की चर्चा होनी चाहिए कि जो विविधता को स्वीकृति प्रदान करे। यानी कि इस तरीके की हमें व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए जिसके लिए बच्चे को ये ज्ञान दिया जाए कि वो विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं समाज में है उसको स्वीकार करें और एक दूसरे के प्रति सम्मान पैदा करें। यानी कि एक दूसरे को रेस्पेक्ट की नज़र से देखें, एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट के साथ रहें। तो इस तरीके की चर्चा को सुविधाजनक, यानी कि हमें आसानी से उन सभी चर्चाओं को क्लास में करना चाहिए, एक उदाहरण पेश करने चाहिए जहाँ की प्रत्येक जो छात्र हैं, जो भले ही विभिन्न जाति समूहों से आते हैं, उनके अंदर ये भावना रहे कि हम अलग अलग जाति या समूहों में ज़रूर बटे हैं लेकिन हम एक हैं। तो इस तरीके की उनमें ये भावना का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक अध्यापक को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। एक जो अध्यापक है, अध्यापिका लिखा हुआ है कि एक अध्यापिका को या अध्यापक मान सकते हैं कि कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। जो अधिगम है, यानी कि अधिगम का मतलब समझते हैं कि सीखने सिखाने की जो क्रियाकलाप होते हैं, जो एक्टिविटी होती हैं, तो एक अध्यापक को किस तरीके का क्रियाकलाप बनाना चाहिए या उसे संपादित करना चाहिए। तो आप इसमें ऑप्शन पढ़िए। और एक अध्यापक को चाहिए कि अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए जो विद्यार्थियों के रुचि के अनुरूप हो। क्योंकि हम जानते हैं कि हमें ये सिखाया जाता है कि विद्यार्थियों के साथ हम उसी तरीके का शिक्षण पद्धति को अपनाएं जिसमें वो रुचि रखते हैं, या उनको हम खेल खेल में सिखा सकते हैं। तो इस तरीके की हमारी शिक्षण शैली होनी चाहिए जिसमें बच्चे रुचि लें। तो इसमें ये सही जवाब है कि जो विद्यार्थियों के रुचि के अनुरूप हो, क्योंकि हम उनके रुचि के अनुसार जब हम काम करेंगे जिसमें वो चॉइस करते हैं और उस तरीके के शिक्षण पद्धति को हम अपनाएंगे या उस तरीके का हम अधिगम क्रियाकलाप संपादित करेंगे या बनाते हैं, तो जाहिर तौर पे वो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेंगे, ज़्यादा रुचि के साथ वो पढ़ेंगे और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। इसके बाद के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं कि ये सभी थ्योरेटिकल प्रश्न है और यहाँ पे थोड़ा सा आपको काफ़ी सावधानी से इसमें आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसे सवालों में क्या होता है कि लगभग जो सभी ऑप्शन जो नज़र आते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं या 3 ऑप्शन, तो वो सब चूँकि काफ़ी क्लोज होते हैं, लगता है कि सब सही हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगला प्रश्न है कि पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन हेतु महत्वपूर्ण है कि पिछड़े वर्ग से जो आते हैं, जैसे विद्यार्थी जो पिछड़े वर्गों से आते हैं, जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं सामाजिक रूप से या आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से, तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। आप ऑप्शन देखिए। उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, अपनापन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, या उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए, या फिर उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए। ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि सभी ऑप्शन हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं ताकि वीडियो भी काफ़ी लंबा होगा, इसलिए आप ऑप्शन आपके सामने रहता है। फिलहाल देखिए इसमें कि अगर हम पहला ऑप्शन अगर है कि केवल उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, अगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम पिछड़े वर्गों की बात कर रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों की बात हो रही है जो पिछड़े वर्गों से आते हैं। तो सबसे पहले तो उनके अंदर से इस भावना को हटाना पड़ेगा कि वो पिछड़े हैं, या उनको इस तरीके का दृष्टिकोण पैदा करना पड़ेगा उनके साथ, ताकि उनको ये नहीं लगे कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं या अन्य विद्यार्थियों की तुलना में या अन्य समाज के जो वर्ग हैं उनसे वो काफ़ी अलग हैं। अगर ये भावना उनके अंदर जब बलवती रहेगी तब तक वो सीख नहीं पाएंगे।
तो पहला जो ऑप्शन है कि उन्हें केवल अलग संकाय में पढ़ाया जाए, तो अगर अलग संकाय में पढ़ाया जाता है तो भी उनका सभी तरह से विकास नहीं हो पाएगा। ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि वो फिर से वो अपनेपन या एकांत में ही रह सकते हैं। अगर अलग संकाय में पढ़ाना उनके लिए कहीं से भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा है कि उनमें अपनेपन यहाँ लिखा अपनापन होना चाहिए, जो भी है देखिएगा, उन्हें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए उनमें। तो ये है कि उनमें अपनापन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, उनमें जो है कि इस तरीके की भावना ये दी जाए, या उनके साथ इस तरह की भावना को विकसित किया जाए जो अपनापन की भावना को बढ़ाता है। तो जब उनमें अपनापन की भावना आएगी तो निश्चित तौर पे वे उनका सफल समावेशन होगा, क्योंकि एक दूसरे को अपना समझेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। क्योंकि सफल समावेशन का मतलब हुआ कि सभी एक क्लास में कई तरह के विद्यार्थी होते हैं और उन सबको जो है कि समावेशित करके आपको एक ही कक्षा में बैठा करके शिक्षा देना है। तो ये ऑप्शन सही है कि उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा है, इसमें देख सकते हैं कि उन विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को अनदेखा किया जाए। ये भी नहीं है कि देखिए उस प्रकार के जो विद्यार्थी हैं, अगर उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को आप अनदेखा भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो उस स्टेज में नहीं है। अगर आप उनके सामाजिक रूप से उनका समाज तो अचानक आप बदल नहीं सकते हैं। उनके सांस्कृतिक जो भी संदर्भ है, वो जिस संस्कृति से, जिस कल्चर से आते हैं, आप उसे भी अचानक से नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उनके साथ अभी रहने देना चाहिए। दूसरा है कि उनके लिए विद्यालय पश्चात ट्यूशन लेना अनिवार्य किया जाए। तो विद्यालय के बाद चूँकि उनको ट्यूशन दिया जाए तो सिर्फ उनसे शैक्षणिक विकास हो सकता है, वो चीज़ों को बौद्धिक रूप से कुछ सीख सकते हैं, लेकिन बाकी जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से वो अभी पिछड़े ही रहेंगे। यहाँ पे हमें बात हो रहा है कि पिछड़े वर्गों का सफल समावेशन करना है, तो इस तरीके से उनके पिछड़ापन को दूर करना है, तो उसके लिए अपनेपन की भावना को, यानी कि अपनापन की भावना को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है। किस प्रकार की जो विचारधारा है वो बच्चों के अधिगम, यानी कि अधिगम का मतलब हुआ कि बच्चों के सीखने में वो बाधक हैं, ये बताना है। और इसका सही जवाब है, देख सकते हैं आप कि इसमें ऑप्शन हम फिर से नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन चूँकि काफ़ी समय का इशू है तो आप देखिए ऑप्शन आपके सामने है, आप समझिए उसको। तो यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार का उनमें जो विचारधारा है वो अवरोधक है उनके सीखने में। तो इसमें देख लीजिएगा कि अगर आपने ऑप्शन पढ़ा है तो देखिएगा यहाँ से कि यहाँ पे सही जवाब है कि ये है कि अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां करना एक लज्जाजनक कार्य है। अगर इस तरह की विचारधारा हमारे अंदर है कि जो अधिगम करता है, यानी कि जो सीख रहे हैं जो बच्चे, और वो गलतियां करते हैं, तो वो उनके लिए एक शर्म की बात है या लज्जाजनक बात है। तो ये विचारधारा उनके अधिगम प्रक्रिया में अवरोधक होंगे, यानी कि वो अधिगम क्रिया को वो बाधक बनेंगे उसमें। क्योंकि ये सत्य है कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया की एक हिस्सा है। बच्चे अधिगम के दौरान त्रुटि करते हैं, यानी कि गलती करते हैं, और एक अच्छे शिक्षक का ये गुण है कि बच्चों के गलतियों को ध्यान नहीं देकर उन्हें सही करना और उनके आगे सही करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्योंकि त्रुटियां जो होती हैं अधिगमकर्ता की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों को एक तरीके से जानकारी देती हैं, और इसमें उनको चाहिए कि उनको डांट के भय के बिना उनको गलती करने का एक मौका मिलना चाहिए। अगर गलती करते हैं बच्चे तो हमें इस तरीके से उनका जो है कि उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, और ऐसे में इस तरह की विचारधाराएँ नहीं आनी चाहिए कि बच्चे गलती कर रहे हैं और ये इनके लिए जो है कि एक शर्म की बात है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है कि इसमें विचारधारा जो है इस तरह की विचारधाराएँ जो है अधिगम में और अवरोधक साबित होती हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ये जो ऑप्शन दिया है देखिए, डी नंबर के अधिगमकर्ताओं को डांट के भय के बिना त्रुटियां करने के लिए मौका मिलना चाहिए, भी सही है। लेकिन यहाँ पे है कि यहाँ पर ये चीज़ तो सही है, ये अधिगम में होना चाहिए, जबकि हमें पूछ रहा है यहाँ सवाल कि कौन सी विचारधारा अवरोधक है, तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये अवरोधक है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती हैं। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य क्या है, किस तरीके से है, क्या वो सही है या गलत है, या एक अच्छा कौशल है पढ़ाने दिखाने का। क्योंकि हम सिलेबस को जल्दी पूरा करना चाहते हैं, तो एक शिक्षक क्या आता है कि हमेशा अपने पसंद के, यानी कि हर क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं पढ़ने में, उनका अधिगम जो कौशल होता है या सीखने की जो रफ्तार होती है या समझ होती है वो अच्छी होती हैं। तो हम क्या उन्हीं से कुछ उत्तर पूछ सकते हैं, क्या इससे हमारा ये कार्य सही हो सकता है, ये बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये कार्य जो है कि शिक्षक के द्वारा अगर किया जा रहा है कि वो कुछ ही छात्रों से अगर उत्तर लेते हैं, तो यह कार्य जो है कि विद्यार्थियों के समान अवसर की उपलब्धता को वंचित करता है। क्योंकि हम जब क्या करेंगे कि कुछ ही अगर बच्चों से हम आंसर ले लेंगे, कुछ ही बच्चों से हम उत्तर पूछ लेते हैं या कुछ ही चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं, तो बाकी जो बच्चे हैं
वो इन चीज़ से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हर बच्चों को सीखने सिखाने का मौका मिलना चाहिए। तो चूँकि हम हर बच्चे से अगर प्रश्न पूरा अगर पूछते हैं या सवाल करते हैं तो सब बच्चों को अपनी बातों को रखने का मौका मिलता है, या अपनी समझ को सामने रखने का मौका मिलता है, या उनको समझ में भी आता है। हम भी समझ पाते हैं कि किस बच्चे की अभी सीखने की जो क्षमता है वो कहाँ तक विकसित हुई है। तो इस तरीके से विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है ये कौशल। अगर यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है। ये नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम पूरा करना और बच्चों को सिखाना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यह दर्शाता है कि एक शिक्षिका अपने कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा कौशल है नहीं, क्योंकि हमें सबको श्रेष्ठ बनाना है, किसी खास बच्चों को ही कौशल नहीं विकसित करना है उनमें। और सभी विद्यार्थियों को समान सम्मिलन को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली होगा। नहीं, ये है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु आयोजित किया जाने वाला अध्यापक पात्रता परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। ये देखिएगा, आजकल की चूँकि अध्यापक शिक्षण संस्थानों में चूँकि जो टीचर्स बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए आजकल जो है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जा रही है, क्योंकि स्टेट के द्वारा या सेंट्रल में जो सीटेट होता है। तो वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है ये, और इसका सही जवाब है कि ये जो है कि अध्यापक अभिक्षमता परीक्षण है ये। क्योंकि अभिक्षमता है यानी कि अध्यापक बनने के लिए आपके अंदर जो क्षमता है उसका टेस्ट किया जाता है कि क्या आप वाकई में आप शिक्षक बनने के पात्र हैं या आप में उस तरह की क्षमता है। तो ये चौथा इसका सही जवाब होगा। और देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ से अगला प्रश्न है कि शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, और इसका सही जवाब है कि शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक यहाँ पे पूछा है कि ये छात्रों को दंडित करना। क्योंकि हम जानते हैं कि छात्रों को दंडित करना, उन्हें मारना पीटना या डराना धमकाना ये ज्ञान संचार का समाधान नहीं है, और शिक्षक के लिए ये सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है। सबसे अच्छा जो महत्वपूर्ण कारक है कि बच्चों को गृह कार्य देना, सुगमतापूर्ण रूप से शिक्षण करना, ये और प्रभावशाली तरीके से शिक्षण देना, ये उनके लिए महत्वपूर्ण कारक है, जबकि कम महत्वपूर्ण कारक ये हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही प्रश्न रख देते हैं। आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बगल में शोर भी हो रहा है, तो आप बाकी के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। फिलहाल इतना ही रहने दीजिए इसमें। बाकी के जो प्रश्न होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में चला जाएगा, और इसका जो PDF है वो हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप यहाँ से टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं।